Good morning to everyone. Welcome to Sarit classes. Now we are going to start officially lecture 1 of our geography optional, that is geomorphology. So from today's onward we are going to do study and depth, that is geomorphology. ये क्लियर दिख रहा है आपको? ओके, ये कैनवास से ऊपर चला गया, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, कोई बात नहीं. ओके, सो आवर टुडेज लेक्चर इज रिलेटेड टू फोर्सेस. ठीक है, कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. लेकिन सबसे पहले हमें क्या जानना है, एक जो वर्ड है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, उस वर्ड को थोड़ा सा समझते हैं. ठीक है, वर्ड को एक बार थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं. देखिए, अभी तक जो भी हमने सीखा है, समझा है, क्या क्या कवर किया है हमने. अभी तक आपके सिलेबस के बारे में बात की है. ठीक है, सिलेबस आपको बहुत डिटेल में बताया कि कौन से टॉपिक आपको करने हैं. ठीक है, कैसे कैसे उनकी जो हमारी प्रोसेस रहेगी, अप्रोच कैसे रहेगी, उन टॉपिक्स को कैसे कवर करने वाले हैं. फिर उसके बाद हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर काफ़ी आपने पसंद किया, उसको समझ में आई आपको बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, जियोमॉर्फो को थोड़ा सा और गहराई में जाके देखेंगे, डिटेल में देखते हैं. जियोमॉर्फोलॉजी, ओके, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं इस शब्द को, ताकि हमें समझ में आए कि हमारी जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जो उसको हम पढ़ने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए और किन चीज़ों का हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए. सबसे पहले इस वर्ड को देखते हैं. जियो का मीन्स क्या होता है? जियो का मीन्स होता है अर्थ. बताइए, ये क्लियर हो गया? जियो का मीन्स क्या? अर्थ. मॉर्फो का मीन्स क्या होता है? अच्छा, एल भी पिक कर लिया मैंने साथ के साथ. चलिए, एल को छोड़ देते हैं, नहीं तो प्रॉपर सेंस नहीं आएगी. मॉर्फो का मतलब होता है अपीरियंस. ठीक है, अपीरियंस आपको किसका होता है, इंटरनल होता है या एक्सटर्नल? यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल अपीरियंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, लॉजी मीन्स क्या होती है? स्टडी. ठीक है, जहां पे भी लॉजी आती है, यानी कि हर चीज के पीछे क्या होगा, एक कॉज एंड इफेक्ट होगा, एक साइंटिफिक रीजन होगा, उसको क्या बोला, एक साइंटिफिक स्टडी हो जाती है. इसी तरीके से हमने सिर्फ दो ही ऐसे देखे थे, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी. ये थोड़े से साइंटिफिक सब्जेक्ट है. और बाकी जैसे आपका हो गया क्या क्या होते हैं आपके, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी, ये सारे क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में. और जहां पे भी आता है डिस्क्रिप्शन, जहां पे डिस्क्रिप्शन आया वहां पे क्या मिलेगा आपको. मान लीजिए, मैंने आपको बहुत ये 3-4 बार एग्जांपल दे दिया है. अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस है कहीं पे और वो ऑब्जर्व कर रहा है, फील्ड ऑब्जर्व. मान लीजिए मैं एक पहाड़ी पे जाता हूं. ठीक है, उस पहाड़ी तक पहुंचने के लिए मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही थी, उन्हीं का मैं यूज करने वाला हूं. मेरे को सामने जो कैनवास दिख रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, क्या आवाज में लैग आ रहा है? एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे. एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर लेते हैं. ठीक है, चलिए, काम हो गया हमारा डन. अब देखिए, हमने ये 3 चीजें देखी. अब हमें मेन फोकस करना है इसके ऊपर. हम देखो, अर्थ की तो बात कर रहे हैं, स्टडी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन पार्ट है अपीरियंस. अपीरियंस किसकी? बहुत सही जवाब, जो आपका लैंड फॉर्म है उसकी अपीरियंस की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, अब ये लैंड फॉर्म आया कैसे, इसी की हमें क्या करनी है, बहुत ही डिटेल में स्टडी करनी है. ठीक है, अब ये जो लैंड फॉर्म आया है, कैसे बना है, इन चीजों को बताया है डिफरेंट हमारे जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है, उन्होंने अलग अलग कंसेप्ट लगा के बताया. उसके अंदर सबसे आपके प्रोमिनेंट है WM डेविस. सबसे प्रोमिनेंट है आपके WM डेविस. मेरे को लिखना था WM, लिख दिया DM. क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने वाले हैं, तो राइटिंग में भी आ ही जाता है WM डेविस. ठीक है, फिर आते हैं पैंक. ठीक है, उसके बाद LC किंग. और यहाँ पे हम जो नाम पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में डिटेल में करने वाले, जिन्होंने इस लैंडफॉर्म की स्टडी की है, ताकि बताया जा सके कि जो अर्थ की जो अपीरियंस ये ऐसी क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है. ठीक है, WM डेविस, पैंक, LC किंग, वुड के 4 एलिमेंट हैं. ठीक है, जैसे कि फ्री स्लोप. ठीक है, सबसे ऊपर तो आपका कॉन्वेक्स आएगा, फिर उसके बाद अरे कुछ इस तरीके का, भूल गए आप सर, करवाया नहीं तो भूलेंगे कैसे. अरे आपके लिए नहीं था, हमारे जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए.
ये आपको बनवाया था कि नहीं बनवाया था? वुड के ये चार एलिमेंट बनवाए थे कि नहीं? ये रेक्टिलिनियर स्लोप, ठीक है, ये आपका क्या है, ठीक है, ये 4 एलिमेंट है वुड के। चलिए आगे अभी करवाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे। तो ये जो आपके 4 पर्सनैलिटीज हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किसके ऊपर किया है? लैंडफॉर्म। लेकिन लैंडफॉर्म को डायरेक्टली हम कभी भी नहीं पढ़ सकते, उससे पहले आपको क्या समझ में आनी चाहिए, एक जो मेन कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। ये लैंडफॉर्म आपका बना कैसे, उसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? मेहनत चाहिए या फिर ताकत चाहिए या फोर्स चाहिए या पावर चाहिए, क्या चाहिए? बिल्कुल सही जवाब, फोर्स चाहिए यहां पे आपको, ठीक है। अब ये फोर्स लगी कैसे, अब ये फोर्स आई कहां से, ये फोर्स अप्लाई कैसे हो पाई, इसको थोड़ा गहराई में देखते हैं। देखिए ये आपको जियोमॉर्फोलॉजी को जो शब्द है उसको क्या किया हमने, बाइफरकेट किया, यानी कि उसको तोड़ा है हमने, फिर उसको थोड़ा सा गहराई में अब जाके देखने वाले हैं कि लैंडफॉर्म जो एक्चुअली सामने आपको दिख रहा है, ये लैंडफॉर्म आया कहां से है, ठीक है। तो यहां पे मैं 3 अलग अलग कलर्स के पेन यूज करना चाहूंगा, अरे पेन मार्कर, ठीक है। अब देखिए हमारा मेन फोकस क्या है, हम फोर्स को समझना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये फोर्स आया कैसे, देखिए आपको जब कोई चीज़ बनानी होती है, इन सारी चीज़ों को रखते हैं साइड में, मैं इस पेपर को लेता हूं। अब ये पेपर क्या है, बिल्कुल प्लेन है आपका, ठीक है, बिल्कुल प्लेन पेपर है। अब इस पेपर के यहाँ पे देखिए कहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अंदर से लगा रहा हूँ ना, बिल्कुल अलग से डिफॉर्म हो गई है कि नहीं हो गई है। अब इसी तरीके को यहाँ से ऐसे पकड़ के रखता हूँ, अब मैं फोर्स कहाँ से लगा रहा हूँ, ये आ रही है ऊपर से फोर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, फोर्स आपकी 2 तरीके की हो सकती है, या तो अंदर से आएगी या फिर बाहर से फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, या तो फोर्स अंदर से आएगी या फिर फोर्स आपकी बाहर से अप्लाई होगी, यानी कि एंडोजेनेटिक, ठीक है, या फिर आपकी एक्सोजेनेटिक, ठीक है, एक्सोजेनेटिक। ये आपकी 2 तरीके की फोर्स अप्लाई होते हैं किसी भी लैंडफॉर्म के बनने की वजह से, ठीक है। ओके, कुछ बच्चे नीचे कमेंट भी कर रहे हैं, सर आप लाइव पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, ये लाइव क्लास है आपकी, ठीक है, प्रीमियर चल रहा है, आप देख रहे हैं ध्यान से, हाँ, लेकिन आपके कमेंट थोड़े लेट हैं। चलिए यहाँ पे एंडोजेनेटिक फोर्स हमने देखी है और एक्सोजेनेटिक। एंडो मीन्स आपकी होती है इंटरनल, ठीक है, ये आपकी इंटरनल फोर्स होती है जिसकी वजह से क्या है कि आपकी जो स्ट्रक्चर है वो बाहर आती है, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं यानी कि प्लेन से ऊपर उठ चुकी है, अब उसको दोबारा प्लेन बनाना है, क्या आएगा आपका एक्सोजेनेटिक, यानी कि ये आपकी जो फोर्स लगती है आउटसाइड से लगती है। और आई थिंक हाँ अभी तक सही कैनवास में आ रहा है ये, ठीक है, ये फोर्स होती है आपकी आउटसाइड। एंडो और एक्सो ये आगे जाके और फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, समझिए ये कैसे आपके फर्दर और डिवाइड होंगे, ठीक है। यहां तक बताइए एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक समझ में आ गया। इसके बाद आपके जो टॉपिक्स है थोड़े से क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। चलें फिर आगे। हाँ, अगर हम इसकी बात करें, ये होता है आपका कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, ये है आपका कंस्ट्रक्टिव फोर्स। कंस्ट्रक्टिव फोर्स का मतलब कुछ बनना। अब ये फोर्स अंदर से, ये मान लीजिए आपका रॉक का टुकड़ा है, यहां से जब अंदर से फोर्स आया, इसने अपने आप की जो अपीयरेंस है चेंज की ना कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये रॉक का टुकड़ा कुछ इस तरीके से क्या हुआ, फोल्ड हुआ, क्योंकि फोर्स आ रही है यहां से, अपीयरेंस चेंज हो गई, यानी कि कुछ बना है, यहां से यहां पे कुछ बना है, खत्म नहीं हुआ है, ये बना है। तो कैसी फोर्स कहलाएगी ये, कंस्ट्रक्टिव फोर्स। और ये किस तरीके की फोर्स है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स है आपकी, ठीक है। क्या आपको लिखा हुआ विजिबल है, एक मिनट में देख लेता हूं, हाँ बिल्कुल परफेक्टली विजिबल है आपको। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ये किस वजह से आपके डिस्ट्रक्टिव कहलाए जाते हैं, ये समझ में आ गया। अब इनकी ना थोड़ी सी स्पीड के ऊपर हम देखते हैं, गौर करते हैं, क्या इनकी स्पीड एक जैसी होती है या अलग अलग होती है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं यहां पे एंडोजेनेटिक की, फोर्सेस कैसे होते हैं। अब एक बात बताइए, आज आप सोए, दोबारा से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं ताकि कुछ रिकॉल हो जाए आपके माइंड में। आज आप सोते हैं, क्या कल को मीन्स सुबह उठते ही आपने मान लीजिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, आपको पहाड़ी दिखती है या वही नज़ारा दिखता है जो आपने रात को सोने से पहले देखा। अगर आपको नज़ारा बिल्कुल वैसा ही दिखता है तो वो क्या कहलाएगा आपका, डायस्ट्रॉफिक, यानी कि स्लो चेंजेस, ठीक है, डायस्ट्रॉफिक,
ठीक है, ये इस तरीके के चेंजेस क्या कहलाएंगे आपके, डायस्ट्रॉफिक। अगर बिल्कुल सडन चेंज आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक आपका कैसा होता है, बिल्कुल सडन। ठीक है, और ये क्या होगा आपका, स्लो। एग्जाम्पल बताइए आप मेरे को, आप इसका एग्जाम्पल बताइए कैटास्ट्रॉफिक का। हाँ बिल्कुल सही जवाब, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी, और बताइए लैंडस्लाइड, यानी ये सडन होते हैं ये। ठीक है, ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से करके लिख लीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ई से यानी अर्थक्वेक, टी से यानी कि सुनामी, वी से यानी आपका वॉल्केनो। ठीक है, जहां तक क्लियर। अब बात आती है डायस्ट्रॉफिक। डायस्ट्रॉफिक क्या होते हैं, बिल्कुल स्लो स्लो होते हैं, पता भी नहीं चलता है कि डायस्ट्रॉफिक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे कि आपकी जो प्लेट की मूवमेंट होती है ना, प्लेट की मूवमेंट वो क्या होती है आपकी, हाँ डायस्ट्रॉफिक। जैसे आपकी जो अभी इंडियन प्लेट है, कितनी ऑन एन एवरेज 1 से 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से ये आगे बढ़ रही है। कभी इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो आपको क्या देखने को मिलते हैं, एक ही महीने में 8-8 भूकंप आपको देखने को मिलते हैं दिल्ली जैसे इलाके में। ठीक है, ये सारा हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। यहाँ तक बताइए, ये समझ में आ गया आपको, डायस्ट्रॉफिक यानी कि आपका कंस्ट्रक्टिव का ये पार्ट है ये, और आपका कैटास्ट्रॉफी सडन है। ये जब आता है ह्यूमन के लेवल के ऊपर बात करता हूँ मैं अभी, जब आपका कैटास्ट्रॉफी आएगा, ये क्या होता है, ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, ये डेंजरस होता है। ठीक है, डेंजरस मतलब यहाँ पे लाइव लॉसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि डेथ्स होती हैं जब भी आता है। जैसे आपका स्टॉर्म सर्ज हो गया, आपके साइक्लोन्स हो गए। ठीक है, वो आते तो नहीं है, लेकिन ये स्टॉर्म सर्ज जब हम करेंगे ना क्लाइमेटोलॉजी में, तब आपको पता चलेगा कि विद इन फ्यू सेकेंड आपका तकरीबन मान के चलिए 6 फीट से लेकर के 14 फीट की हाइट तक एक समुद्र की जो लेयर है ना, ऊपर की जो वेव आप बोल दीजिए, वो सीधा सिटी के अंदर घुसती है। ठीक है, एक अब तक का जो सबसे बड़ा जो आया हुआ है ना हायान, ठीक है, वो हिट हुआ था इंडोनेशिया को। ठीक है, और वहाँ पे स्टॉर्म सर्ज विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर, बस सेकंड की बात कर रहा हूँ, एक पूरा परिवार बैठा था नीचे, उससे बचने के लिए विद इन फ्यू सेकंड में 14 फीट का पानी उनके सिर के ऊपर से जा रहा है। उनके परिवार में कोई भी नहीं बचा, बस एक ही बचा था फैमिली में। तभी हमें ये जानकारी पता, ये जो हम मैंने जो आपको चीज़ें शेयर की है ना, तभी हमें पता चला है। होता है, ये चीज़ें होती रहती हैं। वही है, हम अपन इन सारी चीज़ों से कैसे बाहर आते हैं, उन्हीं चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलती है। लाइफ को जीना ही तो लाइफ ही कहलाता है। चलिए यहाँ तक बताइए, क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं किसको, ये जो आपका डायस्ट्रॉफिक है। देखिए डायस्ट्रॉफिक आगे जाके फिर आपके दो में डिवाइड हो जाएगा। एक है आपका एपिरोजेनेटिक, ठीक है, एक है आपका एपिरोजेनेटिक और दूसरा है ओरोजेनेटिक। ठीक है, एक है आपका एपिरोजेनेटिक और दूसरा है ओरोजेनेटिक। एपी का मतलब होता है कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, यानी कि अगर किसी मूवमेंट से पूरा पूरा एक कॉन्टिनेंट बनता है, वो क्या कहलाएगा आपका एपिरोजेनेटिक। और दूसरा आपका ओरोजेनेटिक, ओरो मीन्स होता है आपका अर्थ, रॉक। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका ओरोजेनेटिक। तो चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए एपिरोजेनेटिक। जिस भी वर्ड के पीछे क्या आए, जेनेटिक, जेनेसिस, ये वर्ड आए तो यानी कि बनना, ओरिजिन, उद्गम। ठीक है, ये कहलाता है एपिरोजेनेटिक हो गया। उसके बाद आपका है ओरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक, इनके ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, ओरो का मतलब होता है रॉक, रॉक की फॉर्मेशन, रॉक की बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब वो आप मंजिल मत समझ लीजिएगा, एक प्रोसेस होती है ना, उसके लिए प्रोस्पेक्टिव से मैंने बोला है ये। ठीक है, और ये जो आपका एपिरो है, ये है आपका कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। क्या कहलाता है आपका ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। ठीक है, इसके अंदर लिख लीजिए आप नीचे इस तरीके से करके एपिरोजेनेटिक में एक बार आप लिख लीजिए। यहां पे आप लिखिए पहले ओरोजेनेटिक में फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। मैं यहां पे कहीं पे जगह दिख रही है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, फोल्डिंग और फॉल्टिंग। ये क्या होते हैं आपको मैं समझाऊंगा। अरे ये बोर्ड ना लगाना इस हाइट के ऊपर था, ये लग गया थोड़ा सा नीचे, इसलिए जो आपका सेंटर पार्ट होना चाहिए था ना, वो होना चाहिए था ऊपर। ये क्या बोलते हैं, लगाते वक्त ध्यान नहीं दिया हमने, इसलिए थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ता है लिखने के लिए। लिख लिया आपने यहाँ पे फोल्डिंग एंड फोल्डिंग। अब वहाँ पे लिखिए एपिरोजेनेटिक में सबमर्जेंस,
ठीक है। सबमर्जेंस और इमर्जेंस, देखिए इसका मतलब क्या होता है समझाऊं मैं आपको। उसके लिए क्या इसको इरेज कर दूं मैं आपको, ये लिख लिया ना आपने, कंस्ट्रक्टिव फोर्स सडन, ये लिख लिया। चलिए यहां पे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा आप। लेट अस कंसीडर, ये आपका क्या है, ये आपका एक मैंने बना दिया, ये माउंटेन रेंज, फिर उसके बाद आपका ये प्लेन हो गया, और यहां पे फिर आपकी क्या है, ये ओशन है, ठीक है। ये आपका क्या है, ओशन। अब हुआ क्या, यहां पे ग्लेशिएशन पीरियड चल रहा है। ग्लेशिएशन पीरियड की वजह से होगा क्या, ये जो पूरा पानी है ना बैकवर्ड मूवमेंट कर जाएगा। पूरा जो है पानी है क्या करेगा, बैकवर्ड मूवमेंट कर जाएगा। तो यानी कि ये वाली जो लोकेशन है, ये वाला जो स्पेस है जो कभी कहां था, मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं। ये क्या था, पहले समुद्र के पानी के नीचे था, लेकिन जब जो वाटर है बैकवर्ड मूवमेंट हुआ, यानी कि रिट्रीट किया है पानी ने। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। जब पानी पीछे हटा, किसकी वजह से, ग्लेशियर, यानी कि जो प्लेस्टोसीन आइस एज हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या हुआ, जब भी हिमयुग आता है पानी पीछे हटता है, और कई कई बार तो ये देखा गया है 300 मीटर तक पानी पीछे गया है, यानी कि गहराई, ठीक है, 300 मीटर तक पानी का जो लेवल है नीचे गया है। तो जब भी आपका आइस एज आता है, यहां से आपकी एक नई लैंड बाहर आई है, इसी को बोला जाता है इमर्जेंस, ठीक है, ठीक है, इसको बोला जाता है इमर्जेंस। ये बाहर आई है। अब जब दोबारा क्या होगा, अब जब दोबारा यहां पे आप देखेंगे कि ग्लोबल कूलिंग के बाद क्या आती है, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये पानी दोबारा से यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये पानी दोबारा से यहां पे आ जाएगा। तो ये अब क्या हो चुका है, सबमर्ज हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये दो तरीके के होते हैं। और एक और चीज आप देख लीजिए, जब भी आप इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इस तरीके से आपको जरूर बनाना होता है, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अभी इसको चाहें तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम बहुत डिटेल में ये जब हम करेंगे ना, रिवर रिजुविनेशन, चैनल मॉर्फोलॉजी, उसके अंदर ये सारे डायग्राम मैं आपको बनवा दूंगा। हाँ, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे S फॉर सबमर्जेंस और E फॉर इमर्जेंस। सबमर्जन मतलब डूबना, इमर्जेंस मतलब पानी से बाहर आना। एंडोजेनेटिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। इसके बाद हम ये एक्सोजेनेटिक समझने वाले हैं। ये सारी हमने ये फ्लो चार्ट ये क्यों बनाया है, सिर्फ एक शब्द को यहाँ पे पिक्चर में लाने के लिए, और वो शब्द कौन सा है अभी आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले ये समझिए, वेदरिंग एंड इरोजन ये होते क्या है, इसको थोड़ा सा समझें। ये पीछे का आपको समझ में आ गया, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। ये माइट भी आप पहली बार सारी चीजें देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कैटास्ट्रॉफी लिख देता हूँ, कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। फोर्सेस आपके दो टाइप के हो गए, अंदर से फोर्सेस लगी वो क्या कहलाएगी, एंडोजेनेटिक, बाहर से लगी वो क्या कहलाएगी, एक्सोजेनेटिक। अगर अंदर से स्लो है फोर्स तो क्या कहलाएगी आपकी, डायस्ट्रॉफिक। अगर बिल्कुल सडन है क्या कहलाएगी आपकी, कैटास्ट्रॉफी। इसके अंदर हमने क्या एग्जांपल लिखवाए थे आपको, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, इसेक्ट्रा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं डायस्ट्रॉफिक की, डायस्ट्रॉफिक क्या होती है आपकी, स्लो होती है। जैसे कि आपकी एपीरोजेनेटिक हो सकती है या फिर ओरोजेनेटिक। एपीरो मतलब आपका पूरा कॉन्टिनेंट इसमें इंपैक्ट आता है। ओरो के अंदर क्या होगा, आपकी जो रॉक है उसकी फॉर्मेशन की बात आती है, ठीक है। फोल्डिंग हो सकती है, फॉल्टिंग हो सकती है, ये अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है, ये अलग अलग प्रोसेस है। मैं बताता हूँ फोल्डिंग क्या होता है। ये इसको मैं देखिए दोनों तरफ से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेस करते जा रहा हूँ। अब ये पेज क्या हो रहा है, सेंटर से फोल्ड होता जा रहा है। इसको मैं कंसिस्टेंटली और फोल्ड करते जाऊं, क्या हुआ, ये फोल्ड हो रहा है, यानी सिकुड़ रही है ये प्लेट। तो ये आपकी ये जो फर्स्ट प्रोसेस है ना ओरिजिनेटिंग, ये आपकी फोल्ड माउंटेन है। आपको याद आया कि मैंने आपको बोला था कि एक ये पिक्चर आपको याद रखनी है। एक घर था और उसके बैक साइड में आपको दिख नहीं रहे थे बिल्कुल इस तरीके से, एक पूरा पहाड़ मुड़ा हुआ था, वो आपका फोल्ड माउंटेन था। फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ये दोनों तरफ से ना खिंच जाता है, किस तरीके से। अच्छा, मैं ही गायब हो गया स्क्रीन से, चलिए मैं दोबारा से स्क्रीन पर वापस आ जाता हूं। अब ठीक है, ये माउस को हाथ लग गया था, इसको कर देते साइड में ताकि फिर दोबारा ना हो। अब देखिए, ये एक पेपर है, मैं दोनों तरफ में ये जो दोनों एजेस है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पुल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं पुल कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये लीजिए मैंने इसको पुल कर दिया, ये क्या हो गया, ये है फॉल्टिंग, ठीक है। इसमें से एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, बस आपको समझाने के लिए मैंने दो अलग पेपर लिए। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने एक पेज में से दो कैसे कर दिए। ये होगा क्या, इसमें से ना
ये जब फॉल्टिंग होगा ये इस तरीके से चला गया, बीच में क्या आया, ये गैप दिख रहा है, और ये गैप है ना इस तरीके से नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, डायग्राम के तहत आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी पूरी एक प्लेट थी। ठीक है, ये पूरी आपकी क्या थी, एक प्लेट थी। इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, इस तरीके से एक बार बना लीजिए। जब हम फोल्डिंग एंड फोल्डिंग ये माउंटेन करेंगे ना, तब आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। अब ये क्या लग रही है, इसके अंदर फोर्स लग रही है, एक इस डायरेक्शन में ये एरो क्या डिपेक्ट कर रही है, ये फोर्स को डिपेक्ट कर रही है। ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है ना। अब होगा क्या, यहाँ पे नीचे देखिए, ये टूट जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, इसका साइज और इसका साइज सेम है या अलग है, बताइए, सेम है या अलग है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल अलग है। ठीक है, याद आ गया, कल के लेक्चर में ही ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिया था। तो फॉल्टिंग से क्या होता है, आपका साइज बढ़ रहा है। ठीक है, फॉल्टिंग से जो मेन जो था ना कंपोनेंट था, वो साइज इसमें क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक एंगल भी डिफाइन होता है, क्या 45 से ज़्यादा है, जो डिप है ना, डिटेल में बाद में करेंगे, क्या ये ज़्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से भी हमें पता चलता है। ये जरूरी थोड़ी ना कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अरे भाई फोर्स इस डायरेक्शन में भी तो लग सकती है। ठीक है, एक अलग फिर डायग्राम बनेगा, वो अगले लेक्चर के लिए हम क्या उसको करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। बस आपके दिमाग में मुझे फोल्डिंग और फोल्टिंग समझाना था कि फोल्डिंग क्या होता है, फोल्टिंग क्या होता है, ताकि आप रट्टाफिकेशन ना करें। ठीक है, ज्योग्राफी में भाई रटने की क्या ज़रूरत होती है, सब कुछ तो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर समझाते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ऐसे ही एक कंसेप्ट था, ओशनोग्राफी से रिलेटेड है। एक स्टूडेंट का मेरे पास मेल आया था कि सर वो आप मुझे समझा दीजिए, तो मैंने रिप्लाई कर दिया था कि जैसे हम ओशनोग्राफी करेंगे ना, उसकी वीडियो की लिंक आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ऐसे ही कोई पेड स्टूडेंट अगर इन लेक्चर्स को देख रहा है, कोई भी पॉइंट, मान लीजिए उन लेक्चर्स में मैंने उनको पूरा कंटेंट ऑलरेडी डेवलप करके दे दिया, अगर उनको फिर भी समझ में नहीं आया, आप मुझे ज़रा सा एक मेल कर दीजिए, ताकि मैं बिल्कुल फोकस के तहत वो टॉपिक में और गहराई से और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा इस वीडियो के अंदर अगर आपको ज़रा सा ये फील हो रहा है ना कि मेरे बोलने में और मेरे एक्शन में थोड़ा सा आगे पीछे है कहीं पे। देखिए, काफ़ी ज़्यादा हम परेशान, यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं हमें वीडियो को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि हो क्या रहा है, ये दूसरा लैपटॉप मैंने रखा है, वो पहले वाला लैपटॉप क्या है, उसके अंदर तो वीडियो हद से ज़्यादा लैग हो रही थी। आपके योगेश सर ने यहाँ पे पॉलिटी का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, लास्ट के जो 30 मिनट है पूरे लैग के हैं, तो वो लेक्चर अभी दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिए 1-2 दिन, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा सोल्यूशन, आज हमने कंसल्टेंट हायर किया है, वो हमें थोड़ा सा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि इसको थोड़ा सा और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आने वाले 3 से 4 लेक्चर में या फिर 1-2 दिन में ना ये परमानेंट हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। अरे भाई, जब तक काम नहीं करेंगे तो परेशानी कैसे आएगी? ठीक है, आप पढ़ते रहिए, उसमें टेंशन मत लीजिए कि भाई हमारे लेक्चर्स रुक जाएंगे, नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सीधा टू द जो बोलते हैं डायरेक्ट मोबाइल से भी शूट करके आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, उसकी टेंशन नहीं लीजिए कि लेक्चर रुक जाएंगे। लेक्चर कंसिस्टेंट रहेंगे, ये लेक्चर आपका आज के आज ही रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, 26 तारीख है ना आज, हाँ 26 तारीख को ही ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज के आज ही आपको मिल जाएगा 1.5 से 2 घंटे के बाद। ठीक है, अरे बहुत एकदम स्ट्रीमलाइन चल रहा है, जैसे जैसा हमने प्लान किया था ना कि कंटेंट को उसी स्पीड से लेके चल रहे हैं। अभी स्पीड कम है क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कत भी आ रही है हमें, और थोड़ा थोड़ा जैसे हमें यहाँ पे यूज टू हो जाएंगे इन सारी चीज़ों से, लेक्चर की स्पीड भी बढ़ा दी जाएगी। स्पीड के मामले तो पेड स्टूडेंट जानते हैं, मैंने एक एक दिन में 10-10 घंटे के लेक्चर उनको डेवलप करके दिए। 12-12 घंटे अब तक का मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है। 13 घंटे 35 मिनट मैंने एक दिन में कंसिस्टेंट विदाउट एनी ब्रेक पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बस एक बार ये सिस्टम सेट हो जाए, फिर हम अपने क्या बोलते हैं कि आगे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल स्पीड में। ठीक है, अब हमारा मेन जो टारगेट है ना 45 डेज के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। हमारा फिर बिल्कुल डेडिकेटली क्या चलेगा, एमसीक्यू के ऊपर 90 डेज का एक हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से उसको डिज़ाइन करें, प्लान करें। उसके लिए आप कंसिस्टेंट ये जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं ना, इनको पढ़ते जाइए, क्योंकि इनको डायरेक्टली हम पिक करेंगे। जो हम क्वेश्चंस वहाँ पे करवाएंगे ना, यहीं पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पैसा नहीं लेंगे। कहाँ जाएंगे यार इतने पैसे लेके आपसे? ठीक है, यहीं पे रहना है आपको भी और हमें भी। तो अभी हम अपने वेदरिंग के ऊपर दोबारा आते हैं। एक मैंने अपने पेड स्टूडेंट को दिया था एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नहीं तो स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने वही एग्जाम्पल चेप दिया दोबारा। चलिए इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। वेदरिंग का समझिए, दूसरा पार्ट और मैं लिख देता हूँ इरोजन। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, इरोजन। ठीक है,
देखिए अब मैं इस डस्टर का क्या कर रहा हूं, मैं इस डस्टर का यूज करूंगा इसको इरेज करने के लिए। ठीक है, मैंने इसको इरेज कर दिया, मैंने इसको यहां से इरेज कर दिया। अब हुआ क्या, ये डस्टर यहां से ना ब्लैक ब्लैक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस डस्टर को यहां पे ना ऐसे आपने देखा होगा ना जब चौक को इरेज करते हैं तो उसकी यहाँ पे व्हाइटिश एक लेयर जम जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं उसको ऐसे बोर्ड के ऊपर टैप करते हैं ना, मैं टप टप बोलने वाला था, टैप करते हैं। तो इससे क्या होता है, उसके साथ जो वो चौक के पार्टिकल है वो उससे अलग होके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। बताइए, ये आपने स्कूल के टाइम में भी बहुत किया होगा, बताइए बताइए, समझ में आ गया एग्जांपल? इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। जैसे ही आपने इसको टैप किया, किसको, डस्टर को, जो इसके अंदर डस्ट थी क्या हुई, नीचे सेटल डाउन हो गई। क्या ऐसा हुआ कि वो यहाँ पे मैंने टैप किया अपने बोर्ड के पास और जहां आप बैठ के देख रहे हैं वो डस्ट आपके पास आ गई? नहीं हुआ ना ऐसा। तो ये क्या हुआ, ये होती है आपकी वेदरिंग, यानी कि रॉक जो पार्टिकल है, यानी जो रॉक है, बड़ी जो पत्थर है वो टूटेंगे छोटे पार्टिकल में, वो कहीं मूव नहीं होंगे, जहां टूटे वो वहीं की वहीं रह जाएंगे। क्या कहलाएगा वो, वेदरिंग। यहीं पे फिर उसका एक दोस्त आता है, अरे भाई तुम यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हो, चलो पार्क में घूमने चलते हैं। तो अगर यही पार्टिकल मूव कर जाए किसी दूसरी लोकेशन में, क्या कहलाएगा वो, इरोजन। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं इसको और बेहतर तरीके से। देखिए वेदरिंग में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन हां अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये इसके अंदर आ सकती है। मान लीजिए ये स्लोप है, यहां से पत्थर टूटा, यहां से पत्थर टूटा, अगर ये लुढ़क के नीचे आता है ना तो हम इसको वेदरिंग ही बोलेंगे, इरोजन नहीं बोला जाएगा। क्यों, यहां पे एक एक्सेप्शन है कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पत्थर नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे ना ये पहाड़ है, यहां से ये लुढ़क के यहीं पे आके क्या होगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मूव हुआ यहां से, नहीं हुआ। ये क्या कहलाया आपका, वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग होता है, फिजिकल वेदरिंग होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, ये हम आगे डिटेल में देखते हैं। अभी हम इस चार्ट को थोड़ा सा समझ लें। उसके बाद यहां पे इरोजन में क्या होगा, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है, और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, ट्रक मत दिमाग में लेके आइए, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर ट्रक नहीं होते, उनसे भी बड़े बड़े साइज की एक चीज होती है, क्या बोला जाता है उसको, रिवर, ग्लेशियर, विंड, ये सारे क्या हैं, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है। ये क्या करेंगे, जो आपके वेदर्ड मटेरियल है, ध्यान से सुनिए, वेदर्ड मटेरियल को उठा के दूसरी जगह क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। क्या कहलाएगा वो, इरोजन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया इन दोनों शब्दों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आप पेपर में ये शब्द लिख रहे हैं, क्लियर होना चाहिए कि कौन से शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, अगर आपने गलत लिख दिया ना, 0 नंबर मिलेगा आपको। आप ये बोलेंगे कि सर लिखा तो पूरा 250 शब्द का था लेकिन 0 नंबर क्यों। शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखिए, किस शब्द का क्या मतलब है। अब जिस पूरे इस बोलते हैं ना कि बोर्ड का हमने यूज किया एक शब्द को समझाने के लिए, वो शब्द क्या था, वो शब्द था, किससे लिखूं, चलिए ब्लैक से ही लिख देता हूं। अगर हम इस प्रोसेस को और इस प्रोसेस को, यानी कि वेदरिंग और इरोजन को, दोनों को कंबाइन करके हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डेन्यूडेशन। दोबारा बोलिए, साथ साथ बोलिए, क्या बोलते हैं उसको, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन में क्या होता है, ये जो हमने देखा था ना, इस तरीके से हाइट बनी है, ठीक है, ये इंटरनल फोर्स आया था, ये इस तरीके से हमने एक इंटरनल फोर्स ऐसे लगाया था, ये क्या बनी, एक पहाड़ बने हैं ना, यहां पे क्या हो रही है, जब डेन्यूडेशन होगा ना, लोअरिंग ऑफ हाइट होगा। ठीक है, जो भी यहां पे लैंडफॉर्म बना है उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, लोअरिंग होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। डेन्यूडेशन क्या होता है, बना लीजिए अब आप इसको, मैं थोड़ा सा हो जाता हूं साइड। अच्छा, इसके अंदर एक आप ये भी पॉइंट इस तरीके से लिख लीजिए, वेदरिंग होता है आपका इन सीतू टाइप। इन सीतू का मतलब ही यही होता है कि जहां पे पार्टिकल आपका टूटा वो वहीं पे ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठहर जाएगा, आगे कहीं नहीं जाएगा। ग्रेविटी आंटी आएंगी तो वो उनको बोलेंगे अरे थोड़ा सा तो घूमने चलो, लेकिन जो इरोजन है वो बोलेगा नहीं नहीं, हमारे को तो छोटा सफर नहीं लंबा सफर चाहिए। तो ये क्या करेंगे, रिवर हो गए, ग्लेशियर हो गए, विंड हो गए, इनके साथ क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इरोजन भी आपके बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका रिल इरोजन, शीट इरोजन, गली इरोजन, जो कि आगे चल के क्या बनाता है, बैड लैंड टोपोग्राफी। यहां तक कर लिया, देख लीजिए आप, समझ लीजिए इसको।
इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक ओपन करनी है। मैंने बोला था कि आपको मैं डायरेक्ट बुक के अंदर से सारी चीज़ें करवा दूंगा, क्योंकि डिक्टेशन का अपने पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है, और ये लेक्चर ऑलरेडी आधे घंटे का हो गया है। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि आधे घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपके दिमाग में एकदम फिट कर दूंगा, याद हो जाएगी आपको लेक्चर के अंदर ही। अब मुझे बताइए, अपनी कॉपी बंद कीजिए और मैं कैमरे के सामने खड़े होना। ये मार्कर टिक ही नहीं रहे भाई अपनी जगह पे। अरे भाई तुम यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है, इनको रख दिया साइड में, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। अब रिकॉल कीजिए, फोर्स कितने टाइप की होती हैं? 2 तरीके की। सबसे पहले आपकी है एंडोजेनेटिक, ठीक है, सबसे पहले आपकी एंडोजेनेटिक, उसके अंदर आपकी क्या होगी, डायस्ट्रॉफिक, और दूसरी आपकी कैटास्ट्रॉफिक। ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पे अगर आप देखेंगे डायस्ट्रॉफिक क्या आपकी स्लो है। स्लो मतलब इसमें कंस्ट्रक्टिव फोर्स आपकी जो होती है ना, स्लो स्लो वर्क करेगी, और यहाँ पे क्या है आपके बिल्कुल सडन, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, ये सारे मैंने आपको करवाया ना एग्जांपल, बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ पे जब आप और नीचे देखेंगे, ये जो आपका जो क्या है डायस्ट्रॉफिक 2 में और फर्दर डिवाइड हो जाता है। अगर पूरे कॉन्टिनेंट लेवल की बात करते हैं तो क्या होगा आपका डायस्ट्रॉफिक, यानी कि एपिरोजेनेटिक होता है। फर्दर ये एपिरोजेनेटिक 2 हो जाता है डिवाइड, सबमर्जेंस और इमर्जेंस। सबमर्जेंस का मतलब होता है डूबना, इमर्जेंस का मतलब होता है ऊपर आ जाना, ठीक है। और फिर आपका क्या है ओरोजेनेटिक, ओरो मतलब रॉक, ठीक है। ये यहां पे ना इस वर्ड को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वर्ड, ठीक है, ओरोजेनेटिक, ये बार बार आएगा ये आपका, ठीक है। क्योंकि यहां पे मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे हम अपना पेस कम रखेंगे और फिर इतनी गहराई में हम सारी चीजें करेंगे कि आपको फिर ये छोटे छोटे वर्ड है ना एकदम क्लिक नहीं होना चाहिए। अरे सर ये ओरोजेनेटिक सुना सुना लग रहा है, अरे भाई यहीं पे याद करवा दिया आपको। ओरोजेनेटिक मतलब जिस तरीके से आपकी जो पूरे पहाड़ है ना वो बनते हैं, या तो फोल्डिंग होगा या फॉल्टिंग होगा, और जो तरीके हैं वो बाद में देखेंगे, यहाँ मेजरली चंक यही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, ये है आपका एक्सोजेनेटिक, ये लगता है बाहर से, ठीक है। ये क्या है आपका बाहर से लगता है फोर्स। वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग क्या है, आपकी जो पार्टिकल, आपके तो नहीं, जो रॉक के पार्टिकल है ना वो टूट के वहीं पे ही जम जाएंगे। जम जाएंगे मतलब वो वहीं पे ही रहेंगे, आगे कहीं मूव नहीं करेंगे। इस टाइप को क्या बोला था, इन सीटू। यही जब आप उसमें देखते हैं ना एनवायरमेंट, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। अच्छा मैंने यहां पे नहीं लिखा, इसको एक्स सीटू बोला जाता है, एक्स सीटू, ठीक है। इन सीटू का मतलब है अगर किसी जानवर को आप बचाना चाहते हैं, अगर वो पहाड़ पे रहता है उसको पहाड़ पे ही रहने दो और उसको वहीं पे कंजर्व करो। क्या कहलाता है वो आपका इन सीटू। पहाड़ पे रहता है, नहीं जी यहाँ पे हमारे इतने रिसोर्सेज है नहीं कि उसको दे पाए, उसको उठा के हम किस में ले आए, जू के अंदर ले आए, वो क्या कहलाएगा आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। बहुत से होते हैं, जैसे आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, करेंगे इसको एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि अगर आप वेदरिंग और इरोजन दोनों को मिला दें तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, डेन्यूडेशन। इसी एक शब्द को समझने के लिए हमने इतनी मेहनत की है, इसी के ऊपर आपकी पूरी क्या है जियोमॉर्फोलॉजी टिकी हुई है, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, इन पेपर्स को मैं रख देता हूँ साइड में, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब आप अपनी ये देखिए, ये है आपकी जियोमॉर्फो की किताब। मैं आपको सारी किताबें एक साथ सजेस्ट नहीं कर रहा था, नहीं तो होगा पता क्या, बच्चे क्या करेंगे आज के आज ही सारे अमेजोन पे जाके ऑर्डर कर देंगे। नहीं भाई, स्टेप बाय स्टेप अपनी किताबें आप मंगवाइए। जो किताब मैं यहाँ पे कवर कर रहा ना, उससे मैं जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर मैं एक ब्लॉग लिख दूंगा कि कौन सी किताबें चाहिए होती हैं। मैंने अपने पेड स्टूडेंट को नहीं बताया कि कौन सी किताबें उनको रेफ़र करनी है, वो भी एक रीज़न था, रीज़न की वजह से ही नहीं बताया। अगर कभी वक्त मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि, क्योंकि जो मेरा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था मैंने उनको बताया था कि मैं किताब भी आपको बता दूंगा कौन सी रेफ़र करनी है, और मैंने नहीं बताई। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया था, मेरे को याद था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मैंने नहीं बताया। चलिए, ये आपकी जियोमॉर्फो की किताब है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, पेन ले लीजिए, ठीक है, पेंसिल से मत कीजिएगा, मैंने आपको बताया। अच्छा मैं वो बोलते ना दिमाग से निकल गया, डायग्राम कभी भी एग्ज़ाम के अंदर पेंसिल से मत बनाना, ठीक है। आप ये बात लिख लीजिए या याद कर लीजिए, कभी भी पेंसिल से मत बनाना। या तो आपका ब्लैक कलर का पेन और ब्लू कलर का पेन, इन्हीं को ही आप यूज़ करके अपना क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे रीजन में ही। 30 पेज की ना आप आंसर शीट लिखने वाले हैं, इतनी मोटी हो जाती है 30 पेज की आंसर शीट, देख रहे हैं
इतनी मोटी आपकी आंसर शीट हो जाएगी। अब ऐसी क्या आपकी अकेले की आंसर शीट रहेगी? आप एक ना प्रैक्टिस कीजिएगा, सिर्फ आप ये 30 पेज है ना, इसके ऊपर डायग्राम बना के ना पेंसिल से आप किसी वजन के नीचे रख दीजिए 7 से 8 दिन। आपको पता क्या देखने को मिलेगा? जो पेंसिल का डायग्राम आपने यहाँ बनाया ना, जो पेंसिल का डायग्राम आपने यहाँ बनाया वो दूसरे पेज पे छप जाता है, और दूसरे पेज पे तो आपने लिखा हुआ है। एग्जामिनर पढ़ पाएगा? अरे नहीं पढ़ पाएगा, वहीं पे आपके नंबर कटने स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पहले जो कॉपी चेक हुई थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल सजा रखी थी, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी थी। तो इसलिए आप दुआ कीजिए आपकी जब कॉपी चेक हो रही हो ना मेंस में ऑप्शनल की, तो पहले वाले से आपकी बेटर होनी चाहिए कॉपी, ठीक है। इनडायरेक्टली आप समझ गए कि आपसे पहले वाले की कॉपी बेकार होनी चाहिए, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर, हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को। तो चलिए वक्त को ज़्यादा हम यहाँ पे वार्तालाप में एंगेज नहीं करते। पेज नंबर कौन सा है भाई? पेज नंबर 1 है, और ये पहला चैप्टर है जहाँ पे मैं आपको मार्किंग करवाने वाला हूँ। ये देख लीजिए एक बार आप, ठीक है। क्लियर नहीं दिखा कोई बात नहीं है। पहला पोर्शन है आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए, करना चाहें आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है। जियोमॉर्फो की जो डेफिनेशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ 1.1, ठीक है, ये करवाई जा चुकी है। स्कोप ऑफ जियोमॉर्फो नॉट रिक्वायर्ड। बस आप एक चीज़ देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ना पास में आ जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये देख रहे हो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना, ये एक पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ, इससे ऊपर ये वाली जो लाइन है ना, इसको आप थोड़ा सा अगर आप चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिए कि जो आपकी एंडोजेनेटिक फोर्सेस है पर्टिकुलरली क्या होती है, डायस्ट्रॉफिक और सडन होती है। बिल्कुल, ये मैंने आपको ऑलरेडी ना डायग्राम में आपको सारी चीज़ें बना दी है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको बुक्स रेफर करनी होती है, तो उनके लिए ये सारी मेहनत मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। चलिए लेक्चर को 36 मिनट हो गए, अरे कोई बात नहीं, 2 घंटे हो जाए तो क्या बात बनती है। ये हो गया। इसके बाद आपका पहला पॉइंट आता है रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये मैं आपको अगले लेक्चर में करवाना स्टार्ट करूंगा कि सैलिसबरी ने किस तरीके से इनको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इसके अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा एक राइटअप मैंने लिखवाया हुआ है अपने पेड स्टूडेंट को, लेकिन ये आपका इससे भी काम चल जाएगा। ओके, इसके अंदर देखिए आपका चलिए ये वाला पॉइंट आप पूरे छोड़ दीजिए, इसमें कोई मार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैं आपको जब सैलिसबरी वाला कंसेप्ट करवाऊंगा तब आपको मैं बता दूंगा। अब आप आइए एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी अगले पेज के ऊपर। अगले पेज मतलब यही है, इसकी बात कर रहे थे अभी तक। अब यहाँ पे आइए जो एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, अरे कहाँ गया मेरा हाथ, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर पार्ट में यहाँ पे एंशिएंट, इसको देखिए एक बार आप। आपको 7th से 8th लाइन में हेरोडोटस वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। बताइए, लिखा हुआ है हेरोडोटस। अब देखिए हेरोडोटस इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ये बात है जो उन्होंने बताई थी, यानी कि जो उनकी स्टडीज़ है आज से 2500 नियरली मैं 2500 लेके चल रहा हूँ। पहले की बात है, उस वक्त ना तो कोई सैटेलाइट थे और ना ही कोई इक्विपमेंट थे कि वो कहीं पे कोई आधुनिक तरीके का यूज़ करते। उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया है, इन सारी थ्योरीज का बोलते नहीं कि हमारे सामने रखा है, इनको डेवलप करने के लिए किन सारी चीज़ों का यूज़ किया है? ओनली एंड ओनली अपनी ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो जो देख रहे हैं उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हेरोडोटस ने एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दी है। उन्होंने क्या बताया था कि इजिप्ट इज गिफ्ट ऑफ नाइल। बताइए, ये स्टेटमेंट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताई थी, सिलेबस वाला जो पार्ट था ना उसके अंदर मैंने आपको बताई थी, इजिप्ट इज गिफ्ट ऑफ नाइल। और इसके अंदर फिर ये बात आती है कि जो नदियाँ जब उनका एंड होता है, जहाँ पे वो एंड होती हैं, जहाँ पे उनके कौन सी स्टेज आ जाती है, ओल्ड एज, ठीक है। ओल्ड एज की स्टेज में वो क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं, ठीक है। वो डिपॉजिट किसको करती हैं? पैसे को नहीं भाई, पैसे को वो क्यों डिपॉजिट करेंगे, उनके साथ होते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। क्या होते हैं? सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं। और किस टाइप की शेप बनती है? इस टाइप की शेप बनती है ना, ट्रायंगुलर शेप। इसी को ही क्या बोला जाता है? डेल्टा, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? डेल्टा। और यहीं पे फिर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन, किनकी मैं बात कर रहा हूं? हेरोडोटस की, ठीक है। ये एच है भाई, ये जुड़ गया, कोई बात नहीं। हेरोडोटस ने यहीं पे फिर स्टेटमेंट दी थी, इजिप्ट इज गिफ्ट ऑफ नाइल, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन। अरे हाँ, इंट्रोडक्शन वर्ड से एक बार बहुत काम की चीज याद आई है। अब देखिए,
बहुत सारे बच्चों में ना कंफ्यूजन होती है कि इंट्रोडक्शन सर लिखे क्या उसके अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर लिखे क्या। देखिए, जब भी आप कहीं पे जाते हैं ना, आपसे पूछा जाता है ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, वो आपका इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है। उसमें क्या इंट्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैं 3 कलर के पेन दोबारा से पिक कर रहा हूँ, ये काम का नहीं है, ये ख़राब हो चुका है, इन तीनों मार्कर्स की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना होता है, ठीक है, यानी कि आपको अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में बताना होता है, ठीक है। ये पहले मैं इंटरव्यू के सेंस में लेके जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपके आंसर के सेंस में बताऊँगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना होता है, ठीक है, फिर आपको अपना जो प्रेजेंट है ना वो बताना होता है, ठीक है। प्रेजेंट आपने बता दिया, प्रेजेंट के बाद आप उसमें मीन्स भविष्य क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, क्या आप सोच के चल रहे हैं, आपके क्या फ्यूचर प्लान है, ठीक है, यानी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उसके बारे में आपको बताना होता है। उसी को बोला जाता है आपका बेस्ट इंटरव्यू, ठीक है। अब इसी को ही हम पिक करते हैं किसके अंदर, अपनी आंसर राइटिंग में। अगर आपसे ये पूछा गया है सीधा सीधा लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, लैंड फॉर्म के डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है और डेविस का नाम यहाँ पे डेविस से रिलेटेड कोई कंसेप्ट है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डेविस के बारे में बताना चाहते हैं तो डेविस से पहले आपको जेम्स हटन, ठीक है, जेम्स हटन के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा इंट्रोडक्शन में, क्योंकि ये है प्रेजेंट, यानी कि सवाल का प्रेजेंट क्या है, डेविस, लेकिन बैकग्राउंड क्या है, जेम्स हटन ने क्या थ्योरी दी थी, यूनिफॉर्मेटिज्म, ठीक है, यहीं से सारी आपकी थ्योरीज स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये आपकी यूनिफॉर्मेटिज्म की थ्योरी है, ठीक है, ये रहेगी आपकी बैकग्राउंड में। फिर आप इसको बॉडी के अंदर किसके बारे में बात करेंगे, डेविस की, और फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे कंक्लूजन के ऊपर कि अभी क्या चल रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। माइट भी ये आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप जब हम ये पूरा अपना जो मॉर्फो कंप्लीट करेंगे ना, आप एक बार दोबारा से ये जो लेक्चर है इसके ऊपर आइएगा। वैसे तो मैं आपको 3 से 4 बार फिर दोबारा बता दूंगा ये, ताकि आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है अपना इंट्रोडक्शन। अगर यहाँ पे मान लीजिए किसके बारे में आ गया, जेम्स हटन के बारे में आ गया, तो आप थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, हेरोडोटस के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक बताइए, चीज़ें क्लियर हुई आपकी। चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको मार्किंग करवा देता हूँ ताकि हमारा काम डन हो जाए। अरे नहीं नहीं भाई, लेक्चर जल्दी ख़त्म करने की वो नहीं है मेरे को, ठीक है। लेक्चर तो चाहे तो मैं अभी यहाँ पे 1 घंटे और ले सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं सेडिमेंट की, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सेडिमेंट की, सेडिमेंट में क्या लिखा जाता है, सिल्ट, ठीक है, गाद जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम सिल्ट के साइज़ की बात करें, ठीक है, सबसे पहले आपके आते हैं रॉक, फिर उसके बाद आता है आपका सैंड, फिर उसके बाद आती है क्ले। यानी कि अगर हम यहाँ पे साइज के तरीके से यहाँ पे लिखे हैं, ये है रॉक, इससे छोटा हो जाएगा क्या आपका सैंड, और ये हो जाएगा आपका क्या क्ले, और क्ले से भी छोटा आपका क्या कहलाएगा, सिल्ट। तो अब आप मुझे ये बताइए, ये 2 बड़े बड़े रॉक के जो मटेरियल है, यहाँ से पानी नीचे पर्कुलेट जल्दी होगा। पर्कुलेट का मतलब होता है ज़मीन के अंदर पानी का जज्ब हो जाना, या फिर ये जो आपका जो छोटे छोटे से इस तरीके से आपके सिल्ट है, ऑब्वियस सी बात है इसमें से पानी आपका जल्दी नीचे चला जाता है। और आपका जो क्या बोलते हैं, ग्रेट जो प्लेन है ना, यानी आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और कुछ पोर्शन आपका राजस्थान का भी, उसमें आपकी सैंडी टाइप की रेतीला है, यानी कि रेतीला हाई मिनटू से ये थोड़ा सा अलग कंटेक्स्ट चला जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा देखिए, उनमें क्या है कि जो पार्टिकल्स है ना, जो आपके चाहे आप इसमें देखिए सैंड के पार्टिकल हो चाहे रॉक के, थोड़ी सी उनके अंदर स्पेस होती है, वहाँ से पानी इजीली पर्कुलेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बोरवेल टाइप ऑफ इरिगेशन पॉसिबल है, ठीक है। यही अगर बोरवेल टाइप ऑफ इरिगेशन आप सदर्न पार्ट में करने की कोशिश करें, नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, वहाँ पे आपकी हार्ड रॉक है, ठीक है, पानी नीचे पर्कुलेट होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने लिख लिया हेरोडोटस के बारे में, और इन्होंने एक जो स्टेटमेंट दी है, थोड़ा सा नीचे देखेंगे ना, बिल्कुल बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, इजिप्ट वॉज द गिफ्ट ऑफ नाइल, ठीक है।
इसके बाद आप एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एरिस्टोटल ने बताया है जो झरने होते हैं ना उनके पीछे का रीज़न क्या है। इन्होंने बताया कि पानी क्या होता है, परकोलेट होता है नीचे, ठीक है, उसी की वजह से क्या होते हैं, आपके झरने बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आपके स्ट्रैबो आते हैं। स्ट्रैबो ने क्या बोला है बताइए, थोड़ा सा आप इसके अंदर पढ़ के देखिए। और ये जितना भी टाइम पीरियड है ना, देखिए एक बार टाइम पीरियड देखिए 485 से 425, यानी कि 2500 साल पहले की बातें कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर इन यहाँ पे स्ट्रैबो की बात करें, स्ट्रैबो ने ये बोला है कि जो आपका पर्टिकुलर लैंड फॉर्म है, जो पर्टिकुलर लैंड फॉर्म है किस वजह से बन रहा है, समुद्र का लेवल ऊपर गया है या नीचे गया है, ठीक है। सी लेवल की बात की है, सी लेवल आपका ऊपर गया है या फिर नीचे गया है, ठीक है। स्ट्रैबो की ये स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें, जब भी हम थोड़ा सा इनिशियल पार्ट स्टार्ट करते हैं ना जियोमॉर्फो का, इसके अंदर हम ग्रीक और रोमन इन्हीं के बारे में बात करते हैं। जो अरेबियंस, जो अरब्स है, उनकी बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरब थे आपके मर्चेंट सिर्फ उसी चीज़ की स्टडी करेगा जिससे उसके बिजनेस को क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। और जो आपके रोमन्स थे, रोमन्स की पहले पता क्या थ्योरी थी, क्योंकि वही डोमिनेट करते थे, उन्होंने बोला कि मेडिटेरेनियन सी है ना, वो है एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और जो ये जो आसमान है वो 4 पिलर के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है, वो 4 पिलर से उसके ऊपर टिका हुआ है। और जो रोम साम्राज्य था ना, उसके ईस्ट में कौन रहते हैं, यानी कि इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ईस्ट में कौन रहते हैं, बारबेरियंस, यानी कि जंगली अनाड़ी लोग, यानी हमारे लिए उनके आज से 2000 साल पहले की मैं बता रहा हूँ, कुछ इस तरीके की थ्योरी होती थी, ठीक है। ये समझ में आ गया। जब हम ज्योग्राफिकल थॉट करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मैं कराऊंगा कि किस तरीके से एलन सेपल ने जो इंडिया के जो लोग थे उनके लिए क्या बोला था, दैट एशियंस आर मेंट टू रूल, यानी कि वो इंडिया के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि वो क्या बिल्कुल कॉलोनियल माइंडसेट था उनका। कॉलोनियल माइंडसेट क्या होता है कि आपको रिसोर्सेज के नाम पे दूसरों के देशों पे कब्जा करना और उसको अपनी कॉलोनी बना के रखना, ताकि वहां से आप रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट आउट कर पाओ एज ए अपने रॉ मटेरियल, और उसको फिर किस में कन्वर्ट करो, फाइनल गुड के अंदर, और कहाँ पे डिलीवर कर दो, दोबारा उसी कंट्री के अंदर। यही तो ब्रिटिशर्स ने किया था। करेंगे उसको और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप, डार्क एज, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है पॉइंट 3, एज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये जितना मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, वो सारा उसी में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा एज ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म, जेम्स हटन, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो लियोनार्डो दा विंची, कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं इनके ऊपर ना 10 मिनट की एक छोटी सी वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। वो पूरी एकदम एनिमेटेड टाइप में रहेगी। उसमें क्या होगा कि इनकी लाइफ के बारे में, किस तरीके से चीज़ों को समझते थे, इनकी मेमोरी इतनी शार्प कैसे हो पाई, ये एक्सपर्ट है किस चीज़ के, बॉटनी, जियोलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिजिसिस्ट भी थे। जो सब्जेक्ट आप इमेजिन कर सकते हैं ना, ये उन सब्जेक्ट के क्या थे, ये एक्सपर्ट थे। और इनकी एक बनाई हुई जो पिक्चर है वो आज भी क्या है, मिस्टीरियस है। उसको बनाने में कम से कम बोला जाता है कि 12 साल के आसपास इन्होंने उस एक पिक्चर के ऊपर, यानी एक जो इनका पोर्ट्रेट था ना, उसके ऊपर इन्होंने काम किया। वो थी कौन सी पेंटिंग, मोनालिसा। वो मिस्टीरियस पता क्यों है, उसके अंदर जो मोनालिसा का जो फेस है, जो भी फेस रीडर पढ़ता है ना उसे, वो कैसा लगता है फेस रीडर जब उसको पढ़ता है, एंगर, डिप्रेशन, जॉय, ब्लिसफुल, हैप्पीनेस, ये सारे एकदम उनके अगर थोड़ा सा एंगल आप चेंज करेंगे ना देखने में, तो उनके चेहरे पे ये एक्सप्रेशन दिखते हैं, ठीक है। तो वो समझना चाहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने जब वो पिक्चर बनाई थी, वो पोर्ट्रेट बनाया था, वो क्या सोच के बना रहे थे। और यही वो पहले पर्सन थे जिन्होंने, जो हमारे जैसे बोलते हैं ना, ये लंग्स हो गए, फिर उसके बाद हमारे इंटरनल ऑर्गन किस तरीके से दिखते हैं, और जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा होता है, जो माँ के पेट में जो होता है, उसके बिल्कुल एकदम हूबहू क्या बनाई थी उन्होंने, पेंटिंग बनाई थी। उसी के बाद पता चला कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है ना, इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनके ऊपर अगर वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये जो एज ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म जहाँ लिखा हुआ, उसके जो नेक्स्ट जो पैरा है, उसमें सबसे नेक्स्ट पैरा पे आइए। ये वाला जो पैरा है ना, ये जो नीचे वाला पैरा, ये तो आपका एज ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 18th सेंचुरी, ये पूरा पहरा काम का है, जिसमें लिखा हुआ है ना, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। ये जब हम क्या करने वाले हैं, कंसेप्ट करेंगे ना, टोटल 8 कंसेप्ट हैं, ठीक है। अगर आप इन 8 के 8 कंसेप्ट को समझ गए, आपकी 50% जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगी। जैसे प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, ठीक है, एक तो ये हो गया।
मतलब क्या है थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा मैं। उसके बाद हाँ, मैंने एक ये भी बोला था ना कि किस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, ठीक है। मैं उसकी पिक्चर क्लिक करना भूल गया, ठीक है, दिमाग में नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी नहीं, 5 से 10 मिनट बाद ये हम थोड़ा राइटअप का काम कर लें, फिर मैं आपको अपनी पिक्चर्स दिखाऊंगा कि नोट्स किस तरीके से आप एक डिज़ाइन के फॉर्मेट में बनाएं, ताकि आपको थोड़े से बोलते हैं कि नोट्स को पढ़ने में आपका ही मन करे। नहीं, ये थोड़े नोट वैसे नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज के ऊपर ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये भी आपका काम का है, पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। उसके बाद ये आप जहाँ पे CF डट्टन लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 6 पे, यहाँ पे आप आइए, ये वाला, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना पेज नंबर 6 आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए CF डट्टन, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अरे ये मैं आपको अभी पता क्यों कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सारी मैं करवाने वाला हूँ, तो इससे होगा क्या, जब मैं आपको करवाऊंगा ना तो आपको थोड़ा सा क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और दूसरा ये है कि अगर आप इस पहले चैप्टर को अगर आप अपने सेल्फ स्टडी से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, कम से कम आपके 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि नाम ही इतने टिपिकल है, कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है समझ में नहीं आएगा। WM डेविस पढ़ना है, क्योंकि इनके बारे में बहुत सवाल आते हैं। ओके, उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे चैप्टर में, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो ये सेकंड चैप्टर है ना, ये मैं आपके अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। ये आपका क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे यहाँ पे वर्ड आया था ना, प्रेजेंट इज ए की टू द पास्ट, ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ ये होता क्या है, ये है क्या, ये कंसेप्ट बोलता है क्या है। मान लीजिए आज अगर बारिश हो रही है, क्या ये सिर्फ आज हुई है, पहली बार हुई है, कल भी तो हुई थी, आज से 10 साल पहले भी हुई थी ना, 100 साल पहले भी बारिश होती थी, यानी कि जो आज इवेंट हुआ है वो पहले भी होता था, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। अब देखिए इस बोर्ड के ऊपर मैं ये लिख पा रहा हूं, ठीक है, कैसे लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको इरेज किया, ये मेरा क्या है, प्रेजेंट का ये क्या है, मेरा एक्ट है कि मैं इसके ऊपर लिख पा रहा हूं, ठीक है। क्या मैं इसके ऊपर ये जब लिखा हुआ था, इससे पहले भी मैं कुछ लिख पा रहा था, याद कीजिए, लेक्चर को रिकॉल कर लीजिए कि हमने इससे पहले क्या लिखा था, लिख पा रहे थे ना, तो यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो गया, समझ में नहीं आया तो ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कीजिए। अगर आप आज एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपने यूपीएससी को पढ़ने का यानी कि यूपीएससी में जाने का एक मन बनाया है और आप दृढ़ निश्चय हैं कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट। तो कहीं ना कहीं आपने 1 महीने पहले सोचा है, प्लानिंग की है, तभी तो आप आए हैं, आज का जो है टाइम है, आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। इसको जियोमॉर्फोलॉजी के कंटेक्स्ट में समझिए। आज अगर कहीं पे आपको क्या मिल रहे हैं, एकदम फ्लैट प्लेन मिल रहा है, तो यानी कि कभी वहाँ पे क्या हुआ करता होगा, माउंटेन रहा होगा। या फिर आज अगर कहीं पे वेदरिंग और इरोजन हो रहा है, ये पास्ट में भी होता होगा। आज अगर बारिश हो रही है तो पास्ट में भी कहीं होती होगी, बारिश हो रही होगी। बताइए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यही है प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको अपने जो नोट्स जो मैंने यहाँ पे सिलेबस के फॉर्मेट में बनाया ना, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे चलिए, पॉज का बटन दिख गया है मुझे, ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूँ। ओके, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। देखिए, मुझे अपने पॉलिटी के ही लेक्चर मिले हैं जो मैंने अपने शॉर्ट नोट बनाए थे, या फिर जिस तरीके से मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके के नोट्स होते हैं। सिर्फ आप एक बेयर मिनिमम आइडिया ले लीजिए कि मैं किस तरीके से नोट्स डेवलप करता हूँ और आपको भी किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। ये जो फ्लो चार्ट टाइप के जो नोट्स होते हैं ना, अब आप एक बात खुद बताइए, इनको रिकॉल करने में, रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है बताइए। हार्डली मेरे को 5 मिनट लगते हैं पूरी इस पेज को देखने के लिए, स्कैन करने के लिए। और इसके अंदर मैंने साथ के साथ ना कुछ डिटेल्स भी डाल रखे हैं कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे किस तरीके से काम करता है। मुझे पता है क्लियर नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने फोकस इसके ऊपर कर रखा है कैमरे का, ठीक है। ये पिक नहीं करेगा इसको इस तरीके से। ये मैंने अपनी पूरी एक अलग से पूरा एक फोल्डर बना रखा है, और ये इस तरीके से मैं हर एक पूरा जो मेरा यूपीएससी का जो मेरी तैयारी है, इसी तरीके से मैंने अपनी की है।
तो इससे क्या है कि मुझे ना चीज़ें पढ़ने में बहुत आसानी रहती है, बहुत सहूलत रहती है। ये देखिए पूरे इसी तरीके से आपको नोट्स मिलते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये बैक एंड साइड में इकोनॉमिक्स को किस तरीके से मैं सेग्रीगेट कर सकता हूँ। और ये आपका पूरा क्या है, मुग़ल पीरियड। ये देखिए पूरा मुग़ल पीरियड मैंने एक चार्ट के अंदर आपका, यानी एक पेज के अंदर ही आपका मैंने बना रखा है, ये पूरा मुग़ल एम्पायर। तो इस तरीके से हाईली रेकमेंडेड है आप भी अपने नोट्स इसी तरीके से बनाते चलें, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपका ना वक्त बहुत बचता है, ठीक है। और बीच में जितनी भी लाइनें होती हैं ना, वो जस्ट एक फिलर वर्ड होते हैं, वो आपको खुद अपनी डेवलप करनी होती है, बनानी होती है, जिससे कि आप अगर आंसर लिखे ना, ओरिजिनल आंसर लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है वो हो चुका है समाप्त, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डिसाइड किया था कि आज के लेक्चर में आपको बताना है, पहला यहाँ पे मार्किंग भी आपको करवा दी गई है। लेक्चर के अंदर जो बताया था वो आप एक बार अपने नोट्स में भी ज़रूर इसको बना के लिख लीजिएगा। और मैं लेता हूँ आपसे विदा, नमस्कार। पढ़ते रहिए। लेक्चर हो गया ख़त्म। रीड, रिपीट, रिवाइज और सुबह उठते रिकॉल कर लेना, नहीं तो फिर आप अरे ये एपिरोजेनेटिक क्या था ऐसे मत करना, क्योंकि फिर कमेंट में आप ये पूछेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आपने रिकॉल नहीं किया, ठीक है। मैं लेक्चर करता हूँ स्टॉप, आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।